Hello everyone, this is Lovely. Welcome to Educational Pathway. I hope you all are keeping well. Today we will discuss about our second chapter Economic, class 10th, the sector of the Indian economy. I think you will not have any doubt and any clarification after video completely. So now let's start. इस वीडियो में हम लोग 3 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स में जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और सेकेंड शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन जो कि 3 और 4 मार्क्स में होते हैं, और सबसे लास्ट वन 5 मार्क्स क्वेश्चन जिसको हम लोग पॉइंट वाइज में लिखते हैं। अगर हम लोग पॉइंट वाइज में आंसर को लिखते हैं तो हमारा आंसर सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है और उससे एग्जामिनर अट्रैक्ट होते हैं। तो पॉइंट वाइज में लिखना सबसे अच्छा होता है राइटिंग स्किल्स के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? ऑल दोज एक्टिविटी फ्रॉम which we generate income are known as economic activity। वैसे एक्टिविटी जिसको हम करते हैं और उससे इनकम जनरेट होता है, उससे पैसा जनरेट होता है, तो वही होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग आसपास में देखते हैं कि बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो इनकम को जनरेट कर सकें, पैसे को अर्न कर सकें। तो जितने भी पैसे अर्न होते हैं वे सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी से होते हैं। जितने भी काम के लिए वर्क किए जाते हैं और उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, वही होते हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 तरह के होते हैं, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में उस काम को करने से पैसे मिलते हैं जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर में आते हैं। बट अगर वहीं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग घर में अपना होमवर्क करते हैं। क्या होमवर्क करने को आपको पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। क्या आप अपने घर में अपनी मम्मी पापा का हाथ बटाते हैं, उसके लिए भी आपको पैसे नहीं मिलते हैं। तो वो काम नॉन एक्टिविटीज़ में आएंगे, क्योंकि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन उससे कोई इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, कोई पैसे आप अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में होंगे। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में वैसे एक्टिविटी जिसको करके हम पैसे को जनरेट करते हैं, वही होते हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। सेकंड क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट आर दिस एक्टिविटी नोन एज। वो कौन सा एक्टिविटी होता है जो कि अंडरटेकन होता है नेचुरल रिसोर्सेज से? उस एक्टिविटी का क्या नेम है? कौन सा एक्टिविटी है वो? तो वो एक्टिविटी है हमारा प्राइमरी एक्टिविटी, जो कि एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है। प्राइमरी एक्टिविटी में रॉ मटेरियल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ट्री। अगर ट्री से हम कुछ मैन्युफैक्चर करके उससे बना देते हैं तो वो सेकेंडरी हो जाएगा, और उसको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा टर्सरी सेक्टर हो जाएंगे। तो एक्टिविटी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी एंड थर्ड वन टर्सरी। तो प्राइमरी में क्या होते हैं? रॉ मटेरियल, जो कि नेचुरल चीज़ें होती हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं नेचुरल चीज़ें होती हैं। आई होप इस चीज़ को भी आप लोग समझ चुके होंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर। अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल है। सपोज डैट वीट, गेहूँ को क्या है? गेहूँ एक रॉ मटेरियल है। वो किसके अंडर में आएगा? वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में आएगा। बट वहीं अगर बात करें हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की, तो वो किस में आएंगे? अगर गेहूँ से हम लोग बिस्किट तैयार कर दें मैन्युफैक्चरिंग करके इंडस्ट्री में, तो क्या हो जाएंगे? वो सेकेंडरी हो जाएंगे। तो सेकेंडरी क्या होते हैं? तो सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म मैनुअली और थ्रू मशीन्स। तो वैसे सब्सटेंस जिसको हम टूल्स या मशीन्स या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं इंडस्ट्री में, तो वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर हो जाएंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। और टर्सरी सेक्टर क्या होता है? टर्सरी सेक्टर में
सर्विस प्रोवाइड करना। अगर बिस्किट बन के सेकेंडरी सेक्टर में रेडी हो चुका है तो उसके मार्केट तक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचाने का टर्सरी सेक्टर का क्या वर्क है कि ये सर्विस प्रोवाइड कराती है हमें। तो द सेक्टर विच प्रोवाइड सपोर्ट सर्विस टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, ट्रेड, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। तो आप लोग टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझ चुके होंगे। चलिए अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर की, जीडीपी की। तो जीडीपी क्या होती है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। तो जीडीपी क्या होती है? एक कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है जो कि उसको फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर ईयर में, यानी 1 साल में भी कर सकते हैं, 2 साल में भी कर सकते हैं। उसको टाइम टू टाइम कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने गेहूं का एग्जांपल लिया था, तो गेहूं को हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। फॉर सपोज डैट अगर गेहूं 20 रुपीज़ में परचेस किया गया हो, लेकिन उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। जो मार्केट में सप्लाई हुआ फाइनल गुड्स 50 रुपीज़ में मार्केट में बिस्किट को बेचा गया, तो 50 रुपीज़ यानी वो फाइनल गुड्स हुए। तो जीडीपी में हमेशा फाइनल गुड्स की ही वैल्यू कैलकुलेट होती है, इंटरमीडिएट्स गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट नहीं होती है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर यूज, फॉर एग्जाम्पल अ पेन। अब पेन को बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल का यूज़ किया गया होगा, लेकिन हम लोग पेन को यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा गुड्स हो गया? वो फाइनल गुड्स हो गया। इसमें कोई इंटरमीडिएट्स गुड्स नहीं है। जो हमने बिस्किट का एग्जाम्पल दिया था, उसको जो प्रोसेस लगा था गेहूं से बिस्किट बनाने तक का, तो वो इंटरमीडिएट्स गुड्स थे। लेकिन जब बिस्किट बन गया, पैकेट में वो पैक हो गया, तो कौन सा हुआ? वही हमारा फाइनल गुड्स हुआ। तो फाइनल गुड्स वैसे गुड्स जो रेडी हैं यूज़ के लिए, तो वे हमारे फाइनल गुड्स होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, विच कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स शुड बी इंक्लूडेड, गिव रीजन। क्यों जीडीपी में हम फाइनल गुड्स को ही कैलकुलेट करते हैं? इसका आंसर देना है। बिकॉज फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट्स गुड्स। वो ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि ब्राइटनेस थोड़ा कम हो जाए। तो मैंने ब्राइटनेस को कम कर चुका है और उसको जूम भी कर चुका है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में जीडीपी में हम क्यों कैलकुलेट नहीं करते हैं फाइनल गुड्स को? क्योंकि वो ऑलरेडी इंटरमीडिएट्स गुड्स भी इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए हम नहीं करते जीडीपी में उसका कैलकुलेट। ओके, आप लोग आशा है कि समझ रहे हैं। हमेशा जीडीपी में फाइनल गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट की जाती है, इंटरमीडिएट्स गुड्स की वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विच सेक्टर हैज़ शोन द हाईएस्ट ग्रो रेट। कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें हाईएस्ट ग्रो रेट है, सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं? कौन सा ऐसा सेक्टर है? तो वो हमारा टर्सरी सेक्टर है। विच सेक्टर हैज़ शोन द हाईएस्ट ग्रो रेट? हमारा टर्सरी सेक्टर। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। कौन सा सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हमारे इंडिया कंट्री में? तो प्राइमरी सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। 10 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? एनी सेक्टर और इंडस्ट्रियल यूनिट विच इज लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। वैसे सेक्टर जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होते हैं, गवर्नमेंट उसको रन नहीं करती है, वो उसको प्राइवेट कंपनीज या एमएनसीज कंपनीज द्वारा उसको रन किया जाता है, उसको देखभाल किया जाता है, चलाया जाता है। वो सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड होता है, कभी भी ऑथराइज्ड सेक्टर वो नहीं होता है। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ऑन व्हाट बेसिस द सेक्टर आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट। कौन सा सा बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट को? तो वो है आवर ऑनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस। ऑनरशिप के बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं।
12 number question, in which year the National Rural Employment Guarantee Act was implemented? किस ईयर में ये NRE नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था? तो ईयर का नाम बताना है। ईयर 2005 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था हमारे इंडिया में। अब बात करते हैं शॉर्ट्स टाइप क्वेश्चन की, जो कि 2 और 3 मार्क्स में होते हैं। आइए देखते हैं। व्हाट इज़ अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो लोग काम तो करते हैं लेकिन उसके बदले उनको सैलरी नहीं मिलती है, बस वो काम करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक फील्ड मान लीजिए, सपोज दैट एक फील्ड है और उस फील्ड में फैमिली मेम्बर में 5 मेंबर्स हैं, बट उस फील्ड में नीड्स ओनली 2 पीपल्स की है, यानी 2 लोग की है ज़रूरत एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन उसमें होल फैमिली क्या है, उसमें होल फैमिली इंक्लूडेड है। तो वो जो 3 मेंबर्स हो गए वो क्या हो जाएंगे, वो उनकी ज़रूरत नहीं थी फील्ड में, तो वो 3 मेंबर्स अंडर एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल कल्टिवेट 2 field and 2 workers are required, but the whole family of 5 people is working as they have nowhere else to go for work. तो वैसे ही वो लोग होते हैं जो कि अंडर एम्प्लॉयमेंट में आते हैं। फील्ड में ज़रूरत है 2 लोग की, लेकिन फैमिली के सारे मेंबर उसी में लगे हुए हैं, तो किस में आएगा, हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट में आएगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंगेज इन दिस सेक्टर इलिटरेट एंड और सेमी लिटरेट। इसमें कुछ अनएजुकेटेड पीपल भी होते हैं और कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, जो अंडर एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन 2005। इस एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या उद्देश्य था, इसको हमें डिस्कस करने हैं। पॉइंट वाइज में आप लोग इसका लिख सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ पास्ड एन एक्ट कॉल्ड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसका ये फुल फॉर्म हो गया, इसका नेम है। अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, उद्देश्य का बात करें, तो फर्स्ट इसका हो जाएगा टू इम्प्लीमेंट द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे 200 ज़िले में इसको इम्प्लीमेंट किए गए थे। एंड 100 डेज अगर कोई एम्प्लॉयमेंट काम करता है तो उसको सैलरी भी दी जाएगी, वो अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा। और इससे एक और भी बेनिफिट है, हमारी कंट्री से पॉवर्टी को दूर किया जा सकता है, गरीबी को दूर किया जा सकता है और बेरोजगारी को भी दूर किया जा सकता है। इसलिए इस एक्ट को उस टाइम पर लाया गया था। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, व्हाट इज मीन्ड बाय जीडीपी। जीडीपी क्या होती है, ये तो चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाउ इज जीडीपी मेजर इन इंडिया, जीडीपी को कैसे मेजर किया जाता है, आइए हम लोग देखते हैं। द जीडीपी इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स एंड सर्विस मेड विद इन अ कंट्री फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड टाइम। तो एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम में इसको मान लिया जाता है और उसको कैलकुलेट किया जाता है, इसमें फाइनल गुड्स को। ये हर कंट्री में जीडीपी की वैल्यू कैलकुलेट होती है। जीडीपी इज यूज्ड टू एस्टाइम द साइज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ रेट। तो जीडीपी अगर किसी कंट्री का बढ़ता है तो उस कंट्री का इकोनॉमिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजबूत है, वो कंट्री बहुत ही ज़्यादा रिच है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तीनों सेक्टर सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं, इसलिए वहाँ की जीडीपी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और हमारे इंडिया में भी डेवलप्ड है। हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो अपने मिसाइल्स खुद अपने इंडिया में वो प्रिपेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं और उसको हम लोग बाहर सोल्ड भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा कंट्री का इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हमारा जीडीपी है, वो इंक्रीज हो रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ऑल 3 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक आर इंटरडिपेंड, एक्सप्लेन देयर इंटरडिपेंडेंसी विथ एग्जाम्पल। तो इसको एग्जाम्पल को तीनों जो हमारा एक्टिविटी है उसको डिस्कस करना है। फर्स्ट बात करते हैं, द प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड द बेस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज
as it involves production at the most basic level. For example, agriculture, horticulture, forestry, mining, forestry. तो जितने भी ये काम होते हैं जो नेचर से रिलेट करते हैं वे हमारे प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, और सेकेंडरी सेक्टर में वो चीज़ आती हैं जिसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडस्ट्री में, और उसको मशीन्स को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके न्यू चीज़ में उसको कन्वर्ट करते, तैयार करते, वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर हो गया। अगर वहीं टर्सरी की हम लोग बात करें तो टर्सरी में हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है मार्केटिंग के थ्रू, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर फॉर एग्जांपल हम रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उस पर वर्क मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। और एक फॉर एग्जांपल अगर एक विलेज में बहुत ही अच्छा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है तो लोग आ जा सकते हैं एक जगह से दूसरे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो लोग एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं और सामान को भी पहुंचा सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और डेवलपमेंट भी होगा। तो ये हमारा जो टर्सरी सेक्टर में आएगा, जितने भी सर्विस प्रोवाइड कराती हैं चीज़ें वे हमारे सर्विस सेक्टर में आती हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें, हाउ कैन इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर बी प्रोटेक्टेड, एक्सप्लेन। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग अच्छा कर सकते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट कैन फिक्स द मिनिमम वेजेस रेट एंड वर्किंग आवर्स। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको भी अच्छे सैलरी देनी चाहिए और एक फिक्स वर्किंग आवर भी होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको पेड लीव भी देना चाहिए। अगर वो छुट्टी पे चले गए हैं तो उनको भी उनको जॉब देना चाहिए, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए जैसे एजुकेशन, हेल्थ, फूड हो गया, और उनको चीप लोन भी प्रोवाइड करानी चाहिए। उनको अच्छे से देखभाल करनी चाहिए ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो, और उनको प्रेशर नहीं देना है कि आपको 12 घंटे काम करने हैं और 18 घंटे काम करने हैं। उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह डील करना है, हैंडल करना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन की, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक्सप्लेन रीजन फॉर राइजिंग इम्पोर्टेंट फॉर टर्सरी सेक्टर इन इंडिया। क्या ऐसा कारण है जो हमारे इंडिया में टर्सरी सेक्टर ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो फर्स्ट कारण हम लोग देखते हैं, कोई भी पर्सन एग्रीकल्चर सबसे पहले वो करना नहीं चाहता है। कोई भी इंसान खेती करना नहीं चाहता है। अगर वो खेती नहीं करना चाहता है तो सिंपल सी बात है, वो सेकेंडरी की तरफ जाएगा या टर्सरी की तरफ जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी में इतना मेहनत एफर्ट नहीं भी करना है और सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो कोई भी अपना एग्रीकल्चर फील्ड में यानी प्राइमरी सेक्टर में कोई भी नहीं जाना चाहता है, इसलिए सभी लोग सेकेंडरी को फॉलो करते हैं, टर्सरी को फॉलो करते हैं, और इसमें उतना फ़ायदा भी नहीं है। और लोग चाहते हैं, पीपल्स चाहते हैं कि हमें अच्छी से अच्छी जॉब मिले, तो इसलिए कोई भी नहीं जाना चाहता। क्या किसी के बच्चे कोई खेती करने चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। तो इसलिए हमारे इंडिया का जो प्राइमरी सेक्टर है वो थोड़ा डाउन है। बट अगर बात करें टर्सरी और सेकेंडरी की तो सबसे ज़्यादा लोग टर्सरी और सेकेंडरी में होते हैं। अगर बात करें विलेज की तो पहले विलेज में हर किसी के घरों में काउज हुआ करते थे, बफेलोज हुआ करते थे, लेकिन अगर वहीं बात करें तो आज विलेज में सबके घर पे ताले लटके पड़े हैं। तो सभी लोग बाहर जाके अपने इंडस्ट्रीज़ में, टर्सरी सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो कोई भी इंसान प्राइमरी सेक्टर में जॉब नहीं करना चाहता है, सो इसलिए टर्सरी सेक्टर में ज़्यादा डिमांड है और लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, इतना वर्क भी नहीं करना पड़ रहा, तो इसलिए लोग ज़्यादा इसको लाइक कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्र में हम एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम लोग देखते हैं इसको। तो क्या कर सकते हैं, लोन शुड बी
provided to small farmers by the government to have more irrigation facilities like wells and tube in order to enable them to grow second crop. तो हम जो क्या कर सकते हैं, जो फार्मर्स हैं उनको चीप लोन प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको अच्छे ट्यूबवेल्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन के लिए कैनाल्स बनवा सकते हैं। तो रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में विकास अच्छे होंगे और बेरोजगारी भी दूर होगी। हम कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करवा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को सही करवा सकते हैं, और हो सके तो हम लोग रूरल एरियाज़ यानी ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी ला सकते हैं। अगर बात करें टूरिज्म की, तो टूरिज्म डेवलप्ड होने से रोज़गार यानी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी दूर होती है, क्योंकि टूरिज्म डेवलप्ड होने से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। तो टूरिज्म भी सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन की। एक्सप्लेन एनी 5 डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर होता है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर होता है, बट वहीं अगर बात करें अनऑर्गेनाइज की तो वो रजिस्टर नहीं होता है। वो डिस्पोटिक रूल यानी मनमौजी या मतलब वैसे चलता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रूल्स होते हैं, वो रेगुलेशन होते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं देखती है उसको अनऑर्गेनाइज की। लेकिन अगर वहीं बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की तो रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट भी देखती है। उसमें जॉब सिक्योरिटी होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा होता है, बट वहीं अगर बात करें अनऑर्गेनाइज्ड की तो उसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में पेड जो लीव है, जो हॉलीडे है, उसकी सैलरी भी दी जाती है, बट वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सैलरी जो है उसको कट कर दी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग इस तरह से पॉइंट वाइज में लिख सकते हैं, तो आप लोग को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आप लोग इसको अच्छे से एक बार खुद से पढ़िए और अपने कॉपी नोटबुक में इसको लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू।